2020 और 25 के दौरान अग्निवीर योजना की वजह से हमारे देश की सेनाओं की संख्या तकरीबन 4 लाख कम हुई। जहां हमारी देश की सेनाओं की संख्या 15 लाख थी, वो आज 11 लाख रह गई है। एक अग्निवीर को आप 1 करोड़ देते हैं, लेकिन जो रेगुलर सैनिक है उसको तकरीबन 2.43 करोड़ के आसपास मिनिमम इतना मिलता है। कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, तो क्यों आपने सीज फायर किया? आप 4 साल से कह रहे थे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर आएंगे। जो 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर योजना आई थी, उस समय पे रेडी थे ज्वाइन करने के लिए, वो आपके पास एक रेडी लॉट है, उसको इमीडिएटली ज्वाइन करा दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 हमारे सैनिक शहीद हुए और राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि हमारे किसी जवान की, सैनिक की क्षति नहीं हुई है। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी साहब से। हम उनसे बातचीत करेंगे इस सरकार में सेना का बजट कितना रहा। हम बात करेंगे कि इस सरकार में सेना को आखिरकार क्या मिला। हम बात करेंगे कि इस सरकार में सेना के भीतर जो कामकाज रहे वो किस तरह के रहे, वो कितने लाभदायक रहे, कितने हानिकारक रहे। रोहित साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि हमारी सेना कितनी आज़ाद है या सेना को सरकार ने क्या दिया है। सबसे पहले अग्निवीर योजना पर मैं यहाँ सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत विरोध, गांव देहात में तो सारा ही विरोध। मैं देखती थी कि जो हमारे भाई बंधु हैं वो गोहरी में वो रेस लगाया करते हैं, अब उनकी संख्या सर बड़ी कम हो गई, दिखती ही नहीं है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं जिन्होंने सेना देश के लिए जो काम आए, उन सबको नमन करता हूं, सलाम करता हूं, उन परिवारों को सलाम करता हूं। देखिए, भारतीय सेना एक किसी भी पार्टी की बपौती नहीं है। पहली चीज, ये भारतवासियों की सेना है। आपका, मेरा, हम सब का जो भावनाएं हैं भारतीय सेनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। आप किसी के बारे में भी गलत बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की हिंदुस्तान में कभी आपने नहीं सुना होगा कि सेना के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त कर सके। किसी पार्टी, अब ये डिबेट हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उस ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट में सभी ने यूनानिमसली एक ही बात कही, भारतीय सेनाओं को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो भारतीय सेनाएं पूरे देशवर्ष की है, भारत देश की है। अब रही बात जो आज की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो ये जो अग्निवीर योजना है, भारत की सेनाओं को कमज़ोर करने की सबसे बड़ी एक साजिश है। ये योजना भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पूर्व के अंदर पूरी तरह से हमारी सीमाएं चीन के साथ लगी हुई हैं, होस्टाइल नेबर्स हैं। तो नीचे भी श्रीलंका जो है, उसके साथ हमारी बड़ी अच्छी संबंध थे। वो संबंध जो है, वहाँ पर चाइना ने अपनी पूरी की पूरी पोर्ट डेवलप कर ली है। बांग्लादेश जो हमारा बहुत ही निजी साथी हुआ करता था, जिसकी आज़ादी भारत की सेनाओं ने, भारत की हमारी जो आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी और भारतीय सेनाओं ने मिलजुल कर जो मेहनत की थी, उसका नतीजा है कि बांग्लादेश बना। लेकिन आज बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल एक कुदरती तौर पे वो हमारा एक हिस्सा रहा है। हम दोनों का सिटीजनशिप भी, ड्यूअल सिटीजनशिप भी है। उनके नेपाल के लोग आकर हमारी सेनाओं में काम करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं नेपाल भी हमसे दूर जाता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो आज का माहौल है, उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत को
चारों तरफ से चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे को सेनाएं बहुत मजबूत चाहिए। अब अगर ऑप सिंदूर के अंदर आप बयान देखोगे तो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल राज सिंह ने कहा कि फेस तो इस लड़ाई का पाकिस्तान था, लेकिन इसके पीछे से चाइना का पूरा हाथ था। 80% से ज्यादा उनका इक्विपमेंट चाइना का दिया हुआ था। उनको हमारी सेनाओं की लाइव इंफॉर्मेशन जो फीड थी वो चाइना प्रोवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो विदेश नीति थी वो पहले इसको चाइना और पाकिस्तान को किसी तरह से अलग रखने की थी, और पिछले 11 साल के अंदर जो हमारे देश की जो विदेश नीति है उसने इन दोनों को घनिष्ठता के तौर पे बहुत साथ ले आए। तो आज ये दोनों मिलकर ऑप सिंदूर में हमारे साथ सामने खड़े हुए थे। तो ऐसे में हमारी सेनाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अग्निवीर योजना, 4 साल का सैनिक, कॉन्ट्रैक्ट का सैनिक, वो जज्बे के साथ लड़ना भी चाहे तो वो उसके दिमाग के ऊपर एक बोझ है कि मुझे 4 साल बाद वापस जाना है, अपनी दोबारा दूसरी नौकरी शुरू करनी है, काम शुरू करना है। तो वो उसकी ट्रेनिंग, उसको जो मेहनताना दिया जाता है फौज में, जो उसकी पे दी जाती है, और जो शहादत है, शहादत पे भी उसके भेदभाव किया जाता है रेगुलर सैनिक और अग्निवीर के बीच में। तो ये ऐसे में एक ये अग्निवीर योजना सेना का मनोबल कम करने वाली योजना थी, हमारे ऊपर लागू कर दी गई। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बोला। जनरल नरवाने की किताब आ रही थी। जनरल नरवाने जो आर्मी चीफ थे वो कहते हमने नहीं, जैसे ही इसकी डिक्लेरेशन हुई तो ये हमने नहीं मांगा था, हमने अग्निवीर योजना को नहीं मांगा था। ये सेना अध्यक्षों ने कहा उस समय, ये सेना अध्यक्षों, तीनों सेना अध्यक्षों ने ये कहा कि हमारे लिए ये एक शौक के तौर के ऊपर आया। अब अगर सेनाओं ने नहीं मांगा था तो ये कहां से आ गई? ये उनके ऊपर थोपी हुई योजना प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, पीएमओ ऑफिस की तरफ से आई हुई थी। अब अग्निवीर आ गए। अग्निवीरों के अंदर सर्विस के दौरान भी भेदभाव हो रहा है। रेगुलर सैनिक को जो स्टार्टिंग पे है वो सिपाही का रैंक मिलता है, 45,000 उनकी स्टार्टिंग पे, बेसिक पे, स्टार्टिंग पे होती है। यहाँ पर इसको 21,000 मात्र मिल रहा है। 30,000 दिया जाता है, 9,000 कंपल्सरी डिडक्शन की जाती है, 21,000। दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो 22,000 रुपया है। 8 घंटे की नौकरी, यहाँ 24 घंटे की नौकरी, जान को हर समय खतरा, सरहद के ऊपर -60 डिग्री +60 डिग्री के अंदर वो काम कर रहा है। तो ये आप किस तरह की सेना तैयार करने की कोशिश कर रहे हो? अब खासकर जब हमारे देश के चारों तरफ हम अपने आप को सुपर पावर बनने की दिशा में लेके जा रहे थे, वहां पर एक कदम रोक दिया गया। और जब हमें अपने चारों तरफ के शत्रुओं के साथ डील करना है तो वहां पर हमें रेगुलर सैनिक हमारे को चाहिए थे। आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट वाले, भाड़े के वेजेस के ऊपर जो आपने सैनिक जो है वो लाने शुरू किए। अग्निवीर योजना से जो इम्पैक्ट आया है पूरा, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप और मैं दोनों हरियाणा से आते हैं। मैं 4थी जनरेशन का फौजी हूँ, 4थी पीढ़ी में। ऐसे ही हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, हिमाचल में, जम्मू में, उत्तराखंड में, इवन बिहार के अंदर और केरला, महाराष्ट्र के अंदर ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आया करते थे। आपने देखा होगा, आप जब बात कर रहे थे हम पहले, तो बताया कि हमारे गांव में किस तरह से लोग तैयारी करते थे। हमारे गांव में हम जाते हैं तो तैयारी किया करते थे। परिचय पूछोगे, तीसरा या दूसरा हरियाणवी आपको मिल जाएगा। कहता हुआ मेरा परदादा सेना में, दादा सेना में, पिताजी सेना में, मैं भी सेना में जाने की सोचू था, है ना। तो हमारी एक पूरी पीढ़ी होती है पूरी। हाँ,
सो पीढ़ी दर पीढ़ी आने का हमारा काम हुआ करता था। कल्चर बोल रहे हमारी हैं, कल्चर, हमारी सैन्य मतलब संस्कृति हमारी, हाँ, हमारी ये हमारी जो संस्कृति थी उसके अंदर भाई के बनेगा, फौजी। फौज में जाऊंगा। क्या कर रहा है भाई, भाई तेरा बालक क्या कर रहा है, फौज में जाने की तैयारी कर रहा है जी। रोज दौड़ लगाया दौड़ करता है। लायक है। तो ये एक हमारी बचपन से, जब बच्चे जवानी की तरफ अग्रसर होते थे लड़के, तो उनका एक ही सपना होता था, देश की सेवा, देश की सेना में जाना। और वो सपना तोड़ने का काम इस मोदी सरकार ने किया है, इस बीजेपी एनडीए की सरकार ने किया है, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। इसके अब इम्पैक्ट, पहली चीज कि ये युवाओं के लिए खतरनाक है। युवा जो सोच रहे थे कि हम फौज में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे, उनकी देश की सेवा करने का जज्बा और जुनून खत्म कर दिया है। जहां 1 करोड़ से ज्यादा दिन भर्तियां, कोई भी भर्ती होती थी तो साल में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे भर्ती देखा करते थे, अब मात्र 10 लाख रह गए अग्निवीर योजना की वजह से, क्योंकि युवाओं को का मोह भंग हो गया है। दूसरी चीज, सेना में जो हमें रेगुलर आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद यूनिट में आने के बाद ट्रेनिंग होती थी, तो 5-6 साल के बाद वो असली सैनिक बनता था। तब तक उसको रंगरूट ही कहा करते थे, 4-5 साल तक तो उसको रंगरूट ही बोला करते थे। तो ये 4 साल के अंदर तो रिटायर हो जाएगा, तो हमारी सेनाएं कमजोर हो जाएगी। हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो रही है, मैं मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन की बैकग्राउंड का हूं, तो अब वहां पे हमें स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए। मुझे 10 से 12 साल लग गए सुपर स्पेशलिस्ट बनने में, तो ऐसे में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है हमें। तो ये 4 साल के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी काटेंगे और 3 साल मात्र काम करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको टेक्नोलॉजिकली वो इतने साउंड हैं कि वो किसी भी सेनाओं के साथ लोहा लेने की ताकत रखें। तो हमारी ट्रेनिंग में भी कमी आ गई, और तनख्वाह में, पेंशन में, शहादत में, इन सब चीज में तो है। मैं आपको और जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अग्निवीर योजना आने के बाद 2020 में कोरोना आया, 2020, 21 और 22, इसके दौरान हमारी सेनाओं में 75 से 80 हजार की एवरेज भर्ती होती थी, वो भर्ती नहीं हुई, तो 2.25 लाख हमारी सेनाएं कम हो गई। अब अग्निवीर आए तो 75,000 की जगह 35,000 हमारे अग्निवीर जो है जिन्होंने ज्वाइनिंग किया, 40,000 सिलेक्ट हुए, 35,000 ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोफेशन नहीं रह गया अब। तो उससे क्या हुआ कि 2020 और 25 के दौरान अग्निवीर योजना की वजह से हमारे देश की सेनाओं की संख्या तकरीबन 4 लाख कम हो गई। जहां हमारे देश की सेनाओं की संख्या 15 लाख थी, वो आज 11 लाख रह गई है। शत्रु बढ़ गए चारों तरफ। हमारे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, श्रीलंका भी आंख दिखा रहा है, चारों तरफ से भरा हुआ है। फिर उधर से तुर्की भी आ रहा है, तुर्की ने भी पूरा सहयोग दिया ऑप सिंदूर के अंदर। तो अब यहां पर हमें संख्या बल अपना 15 लाख से 25 लाख करना चाहिए था, लेकिन हमारी संख्या 15 से 11 लाख रहेगी, तो हमारी कैपेबिलिटी की कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया है अग्निवीर योजना की वजह से। युवाओं के लिए खतरा, युवाओं की, आप गांव से आते हैं और युवाओं की पहले जो है ना, जिस घर के अंदर शादी हो जाया करती थी, कहते भाई अच्छा इसका बाप भी फौजी था, इसका दादा भी फौजी था, भाई छोरा फौज में चला गया, तो उनका एक सोशल स्टेटस बहुत बढ़ जाता था। आज वो 4 साल की नौकरी में जाता है, कहता भाई ऐसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो नौकरी है ना, इसके साथ हम छोरी को नहीं ब्याएंगे अपने। तो एक सोशल इम्पैक्ट भी आ गया। जहां एक परिवार, कमजोर परिवार के अंदर जब वो फौज के अंदर भर्ती होता था, तो वो ऐसा लगता था कि फौज में सिपाही भर्ती हुआ है, और वो सोशल स्टेटस पूरे के परिवार का बढ़ जाता था। और जो हरियाणा में और जो हमारे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, खासकर ये जो मैंने 5-6 स्टेट्स आपको बताई, यहाँ पर जितना भी हमारा जो आज
प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर फौज की, हमारे दादा परदादा के फौज में जाने की वजह से प्रॉस्पेरिटी हमारे परिवारों में बढ़ी, हमारा सोशल इम्पैक्ट बढ़ गया। आज किसी भी परिवार के अंदर कोई भी अग्निवीर से शादी नहीं करने देता, अपनी बेटी को नहीं देता है। जहां पहली प्रेफरेंस होती थी कि हमारे बेटी की शादी जो है ना फौजी के साथ हुई। आपने देखा होगा कि हरियाणवी गाने और जो हमारे हरियाणवी पंजाबी गाने हैं उसके अंदर जो है ना लगातार भाई फौजी के ब्याजी हैं, तो रागनियों के अंदर फौज प्राइड हुआ करता था और इस प्राइड को मारने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। इसका खमियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। तो मोदी सरकार में मैं कहूँ कि सेना सक्षम कितनी हुई है, आप इसे कितना मानते हैं? देखो, बजट को लेके या इस दौरान जो युद्ध हुए हैं, जो ऑपरेशंस हुए हैं उनको लेके। देखिए, भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत थी, हैं और रहेंगी, लेकिन जिस तरह से जो हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए, हमारे टैंक के डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए 1970s में, 80s के अंदर, और उसके बाद स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए, और इन सब के साथ साथ हमारे देश में जो सेनाओं की जो ताकत है वो बढ़ती चली गई। आज ऑप सिंदूर का मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके अंदर बात आती है, ऑप सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल ने बहुत अच्छा काम किया। ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 के अंदर, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और अर्जुन, ये मिसाइलें जो हैं ये डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम किया था। अब्दुल कलाम साहब इसके प्रोग्राम डायरेक्टर थे, उनके अंडर हमने भी पृथ्वी मिसाइल के अंदर काम किया और ये मिसाइलें डेवलप हुई। और उसके बाद हमने फैसला किया कि एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, ब्रह्मोस बनाई जाए, सुपरसोनिक मिसाइल बनाई जाए, जिसके लिए 1990s के अंदर इसका रशिया और इंडिया का जो ब्रह्मोस है, तो ये उनके यहाँ पे जो कॉस्मोस होते हैं, हमारे यहाँ पे ब्रह्मा, और दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस बन गया। तो ये जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ 2007 के अंदर। हमारे यहाँ पे जब यूपीए की सरकार थी, इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका आज हम जिक्र करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पहले से चली आ रही थी, की जा रही थी। अब एयरफोर्स की हम बात करें तो मिसाइल का हो गया। तो आज के दिन हमारी जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर 1982 में इंदिरा गांधी जी ने नहीं शुरू की होती, तो आज हम मिसाइल के क्षेत्र के अंदर सेल्फ रिलायंट नहीं होते, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं ये लोग। इसी तरह से जहाज बनाने के अंदर हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह, और ये बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलपमेंट की। हमने शिप बिल्डिंग के काम शुरू किए 1960s से। हमने डॉकयार्ड शुरू किए, जिसकी वजह से हमारी शिप बिल्डिंग हुई, हमारी सबमरीन भी बनी, और हमारे एयरक्राफ्ट करियर जो है विराट, INS विराट, और ये सब जो है इंडिजिनियसली डेवलप हुई। ये पिछले 11 साल में इनमें से कोई सा भी नहीं बना। ठीक है, अब आ जाइए आप एयरफोर्स के अंदर। एयरफोर्स के अंदर हमारी जो क्षमता थी, अगर मैं ये आंक के चलूँ कि जितनी हमारी जो जहाज है, जो हमारी एयरफोर्स की क्षमता है, अगर वो फुल कैपेसिटी होती तो 100% अगर कैपेसिटी हर जहाज हमारे पास पूरे होते, तो अगर हम उसको 100% के स्केल पर आंकें तो आज हम 60% के करीब हैं। हमारे यहाँ पे 7-8 स्क्वाड्रन, तकरीबन 11 स्क्वाड्रन की कमी है। जो राफेल जहाज हैं उनको 2011, 12, 13 में जो है ना ट्रायल एवेल्युएशन करने के बाद 126 जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया था, जिससे हमारे तकरीबन 6 स्क्वाड्रन हमारे आ जाते और 5 स्क्वाड्रन हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने चाहिए थे। और अगर यूपीए सरकार ने इसके डील को फाइनलाइज किया था, इनमें से 12 जहाज हमारे पास फुली फिनिश्ड कंडीशन में आने थे, और उसके बाद जो बाकी जहाज थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास आती।
लेकिन 2015 के अंदर मोदी सरकार ने इस 126 जहाज़ों के ऑर्डर को रद्द कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने को रद्द कर दिया। इन्होंने 36 जहाज़ों का ऑर्डर दिया, जो कि 750 करोड़ के जहाज़ का सीधा 1500 करोड़ का जहाज़ खरीद लिया। पैसे का नुकसान, नंबर ऑफ जहाज़ का नुकसान, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का किया। तो ये अगर आज क्रेडिट ले रहे हैं जो भी कुछ, ये वही क्रेडिट है जो 2014 से पहले हम जो काम कर गए और उनकी डिलीवरीज अब हो रही हैं, तो ये उसके क्रेडिट ले रहे हैं। जहां तक बात है बजट की, अब जो पीछे हमारा जो बजट गया है, इस बजट के अंदर हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.9% ऑफ जीडीपी हमारा डिफेंस बजट रहा। आज तक के आज़ादी के बाद सबसे कम बजट 2023-24 का बजट रहा। चारों तरफ शत्रु, सेनाओं की कैपेबिलिटी कम कर दी, अग्निवीर जैसी योजना ले आए, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की जो संख्या है वो तकरीबन 25% कम हो गई। ऑपरेशनली हमारी जो सीमाओं को जितनी रक्षा करनी थी, जब 15 लाख उसकी रक्षा करेंगे तो हम उसकी ज़्यादा बेहतर रक्षा करेंगे, 11 लाख उतनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल इन्होंने हमारी सेना को हर तरह से कमज़ोर करने का काम किया है। लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। हमारी भारतीय सेनाएं, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो साहस है, पराक्रम है, शौर्य है, वो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है। और जो जज्बा अपनी पलटन के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का है, उसकी बदौलत हम हर लड़ाई को जीतते हैं और जीतते रहेंगे। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा। लेकिन सरकार से कहना चाहूँगा कि अग्निवीर जैसी योजना को बंद करें। आपकी सेनाओं की संख्या जो 15 से 11 लाख हो गई, उसको बढ़ाकर कम से कम 25 लाख करें। लेकिन क्या ये योजना बंद हो सकती है सर? होगी। आपको मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा। सोनिया अपना प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था ये, जब ये अग्निवीर योजना आई थी। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी जी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सब सारे देशवासियों से संवाद किया, हम सैनिकों के साथ संवाद किया, और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो ये फैसला हम कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया कि अग्निवीर योजना देश के सैनिकों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए घातक है। इसको जाना होगा। हम इसको जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। और अग्निवीर योजना जिस समय लेकर आए थे, उस समय 2022 जून में 1.5 लाख बच्चे एयरफोर्स और आर्मी में रेडी थे, सिलेक्ट हो चुके थे, ज्वाइनिंग लेटर्स का इंतजार कर रहे थे। उनको अचानक जो है बेरोजगार कर दिया। कहाँ वो देश के सैनिक बनने जा रहे थे, बेरोजगार कर दिया। उन लोगों को भी हमने कहा कि हम उन लोगों को भी ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। मोदी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम उसके ऊपर प्रेशर हर समय बनाते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने जब ये 2024 में इलेक्शंस के बाद जब ये सरकार बनी, तो तकरीबन 16 अग्निवीर थे जिनकी शहादत हो चुकी थी। उन लोगों को कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल रही थी। तो राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर कहा था, राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई संसद के अंदर, जुलाई 2024 में ये बात हुई थी। तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भी ये हमारे अग्निवीर योजना की वजह से हमारे देश के सैनिकों में भेदभाव हो रहा है, देश के जो शहीद होते हैं उनमें भी भेदभाव आपने कर दिया, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। तो उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर कहा कि हम इनको 1 करोड़ रुपया देते हैं। लेकिन एक अग्निवीर को आप 1 करोड़ देते हैं, लेकिन
जो रेगुलर सैनिक है उसको तकरीबन 2.43 करोड़ के आसपास मिनिमम इतना मिलता है। और उस क्या एक ही यूनिट में हम 2 जवान अगर लड़ाई लड़ने के लिए एक ही ऑपरेशन में जाते हैं, एक अग्निवीर है और एक रेगुलर सैनिक है, तो क्या ये सही है कि अग्निवीर को 1 करोड़ दिया जाए और दूसरे को 2.5 करोड़ दिया जाए? तो ये भेदभाव शहादत में कैसा? ये कतई मंजूर नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से ये और बता दूं कि जो शहादत में भेदभाव हो रहा है वो देशवासियों को पसंद नहीं आया। और जो शहादत में भेदभाव है, जो रेगुलर सैनिक है उसको सब कुछ मिलता है, जो अग्निवीर है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, उसको 4 साल के बाद, उसको 4 साल के बाद जो रेगुलर सैनिक को 15 साल तक लगातार उसको सैलरी मिलती थी, वो सैलरी नहीं, जिसको लिबरलाइज पेंशन कहा जाता है, वो मिलती रहती थी। 15 साल के बाद उसको पेंशन में तब्दील हो जाता था। फिर उसके परिवार को ताउम्र जो भी डिपेंडेंट थे उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते थे, उनको ज़मीन के बेनिफिट मिलते थे, जॉब्स के बेनिफिट मिलते थे, उनको CSD के बेनिफिट्स मिलते थे, तमाम तरह की, और एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलते थे। तो तमाम तरह की सुविधाओं से हमारे इस अग्निवीर को दूर रखा गया है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार चेत जाइए। अगर आप नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी और वो अग्निवीर योजना को कतई खत्म करके दम लेगी। लेकिन मान लो कि 4 साल के दौरान जैसे ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ सर, और उसमें अगर अग्निवीरों की आवश्यकता पड़ती या पड़ी या आगे भी अगर पड़ी, तो क्या 4 साल में उनकी ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी किसी भी युद्ध में वो जा सकते हैं? 4 से भी कम लगा लो आप तो। देखिए, अग्निवीर योजना जब लेके आए थे तो उसके अंदर एक इन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि ट्रेनिंग कम थी, डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह पे हो रही है, तो फील्ड कंडीशंस के अंदर बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर उनको डील करना था। तो सरकार ने एक एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि इनको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, इनको किसी सेंसिटिव जगह पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो और अगर इनको इस तरह से डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई एक और आदमी, जहाँ एक की ज़रूरत है वहाँ दूसरा आदमी लगाना पड़ेगा। तो ये जब फुली डिप्लॉयबल नहीं है, पूरी तरह से डिप्लॉय करने लायक नहीं है, तो ऐसे सैनिक हमें क्यों चाहिए? बड़ी मोटी सी बात आ गई। अब रही बात इन अग्निवीरों को की यूटिलाइजेशन की, जब आपने ही एम्प्लॉयबिलिटी की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो इसका मतलब आप हर जगह पे उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन मैं देख रहा था ऑप सिंदूर के बाद इन्होंने मोदी जी जो है फौजियों के बीच में गए और उन्होंने कहा कि अग्निवीरों ने बड़ा अच्छा काम किया। अग्निवीरों ने अपने देश के लिए जी जान लगाकर जो उनको काम मिला उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बखूबी किया होगा, चाहे रेगुलर सैनिकों की देखरेख में करना पड़ेगा, वो कोई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार, अगर अग्निवीरों ने इस लड़ाई में ऑप सिंदूर के अंदर सही काम किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो 25% को क्यों परमानेंट करते हो? आप 100% को परमानेंट करो। परमानेंट, सबको परमानेंट रेगुलर सैनिक बना दीजिए। और ऐसे परमानेंट करने में भी आप मानते हैं कि ये न्याय है कि 25% परमानेंट होंगे? उनमें हो सकता है कि कुछ सिफारिश लगे, कुछ जोड़ तोड़ लगे, कुछ जोड़ जुगाड़ लगे। देखिए, फौज का अपना सिस्टम है, फौज के सिस्टम के ऊपर मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस है। वो अपना 100 में से अगर 25 सिलेक्ट करने हैं तो वो ठीक तरीके से करेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर एक बायसेस भी आ सकते हैं, एक, क्योंकि वो विजिबिलिटी आती है। आप जो आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके नज़दीक काम कर रहा है तो आपको उसका काम ज़्यादा पता चलेगा। जो दूर रह के काम कर रहा है तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए हो सकता है कि बायसेस हो सके। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये 25% नहीं, ऑप सिंदूर अभी जारी है, ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अगर इन लोगों ने, अग्निवीरों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इन अग्निवीरों को तुरंत प्रभाव से 100% लोगों को रेगुलर किया जाए, पहली चीज, क्योंकि ऑप सिंदूर चल रहा है। हमें सेनाओं की, देखिए,
मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने सिर्फ टेम्परेरीली रोका है, सीज फायर है, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इसका मतलब दोबारा से लड़ाई हो सकती है, दोबारा से लड़ाई हो सकती है। तो हमें आज इस लड़ाई के अंदर जो हमें कमियां दिखाई दी कि ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 की रात को हुआ, जिसके अंदर हमारी सेनाओं ने जाकर उनके 9 टारगेट को ध्वस्त किया। 150 टारगेट थे, लेकिन 9 टारगेट, सिर्फ 9 टारगेट क्यों? मिलिट्री 150 को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखती थी, लेकिन पॉलिटिकल विल जो थी वो कहती थी, पॉलिटिकल बॉसेस ने कहा कि आप सिर्फ 9 टारगेट को ध्वस्त करेंगे। हमारे कैप्टन शिव कुमार जो मलेशिया में हमारे नेवल अटैची हैं, उन्होंने कहा कि जहाज गिरे हैं, लेकिन वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि हमें पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएं तो आप कैसे पूरी तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं? तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था। जनरल अनिल चौहान जो हमारे CDS हैं, उन्होंने भी, नरवाने CDS हैं, सॉरी जनरल अनिल चौहान हमारे CDS हैं, उन्होंने कहा कि जहाज कितने गिरे इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि, और उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती नुकसान के बाद हमने उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपने जो कमियां 6 और 7 के जो इनिशियल ऑपरेशन के अंदर अपने हमारे लॉसेस हुए थे, उसकी वजह से आपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया। आपने 9 और 10 की मई की रात को आपने पाकिस्तान के अंदर उनकी एयरफील्ड्स को ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। तो ये सब चीज़ किया, तो ये आपने रिफाइन करके किया। तो इसलिए ये है कि आपको ज़रूरत है इस टाइम पर अपनी सेनाओं की ताकत को बढ़ाने का, और अगर ताकत बढ़ानी है तो उसके लिए ज़रूरी है अग्निवीरों को भी रेगुलर करना पड़ेगा। आपको अपना संख्या बल जो आपका 15 से 11 लाख हो गया, उसको बढ़ाकर 20 या 25 लाख करना पड़ेगा। और आपके पास जो 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर योजना आई थी, उस समय पे रेडी थे ज्वाइन करने के लिए, वो आपके पास एक रेडी लॉट है, उसको इमीडिएटली ज्वाइन करा दीजिए। आपकी संख्या बल एकदम बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा कभी चालू होता है तो हमें अपनी सेनाओं को, जैसे कि हमारे एयर चीफ ने कहा था कि हमें जो इक्विपमेंट चाहते हैं वो हमें इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहा है, हमारे काफ़ी चीज़ों की कमियां हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 11 स्क्वाड्रन की कमी है, तो इस तरह से उनके जहाज़ जितने जल्दी से जल्दी प्रोक्योर किया जाए, एम्युनिशन जो है आज उसको प्रोक्योर किया जाए, तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ट्रंप की मध्यस्थता की मैं अगर बात करूँ तो ये बड़ा चौंकाने वाला रहा कि मोदी साहब से पहले उन्होंने कहा, उनके बयान दिए गए, और इस चीज़ का गुस्सा बेशक ही हम ये माने कि जो अमेरिका है उनके मुद्दे मसले हमारे गांव देहात तक अखबारों में नहीं लिखे जाते होंगे, लेकिन उन बुजुर्ग लोगों में भी रोष रहा जो सेना से जुड़े रहे कि भाई रोड़ा हमारा है, तो ये जो अमेरिका वाले जो बैठे हैं तो वे क्यों बताने लाग रहे हैं। नुकसान भारत का हुआ है और वो नुकसान की भरपाई इस तरह से होनी चाहिए कि कलेजे में ठंडक पड़ती कि भाई मारे अगर जवान गए हैं तो ऐसा परिणाम मिलना चाहिए था कि हमने सुकून मिले जी। मतलब वो युद्ध या वो सीज फायर हो गया तो ये सुन के मतलब हम इमोशनल ना हो कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आपने बड़ी सही बात उठाई है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ 3 या 4 दिन का छोटा सा ऑपरेशन था। अब उसके बाद जब पाकिस्तान के घुटने टिके हुए थे, जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, तो क्यों आपने सीज फायर किया? आप 4 साल से कह रहे थे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर आएंगे, तो आज आपके पास मौका था, देश भी आपके साथ था, ऑपोजिशन पार्टी आपके साथ थी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, इन्होंने सब ने बार बार कहा कि हम देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ हैं। तो आपके पास आज मौका था, तो आप पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखते थे, तो क्यों नहीं किया? आपने फैसला नहीं किया। उसके बाद एक चीज़ और, जिस तरह से आपका जो ट्रंप ने, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पॉन्सर उनका जो सीज फायर करवाया है, तो भारत और पाकिस्तान का तो हमेशा से एक स्टैंड रहा था
शिमला एग्रीमेंट में भी ये फैसला हुआ था कि ये बायलैटरल डिसीजन होगा हमारा आपस में वार्ता, इसमें तीसरे किसी भी कंट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो आपने अचानक उसका यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 1 घंटा पहले जो है वो अनाउंस करता है, फिर उसके बाद हमारी सेनाएं अनाउंस करती हैं। और ये आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एयर चीफ मार्शल ने अभी जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी बेंगलोर में जाके, मोदी जी ने अगले दिन जाकर मेट्रो का उद्घाटन करना था और उससे 1 दिन पहले एयर चीफ से उन्होंने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दिलाई कि भाई हमारे देश की सेनाओं ने बड़ा अच्छा काम किया, वेरी गुड, वो तो हमें मालूम है अच्छा काम किया, लेकिन वो कि मिलिट्री, क्योंकि राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी कि उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी थी। मोदी जी की और राजनाथ जी की और ये पूरी सरकार की जो है कमी उन्होंने गिनाई थी। देश की सेनाओं ने बहुत बढ़िया काम किया, ये भी उन्होंने कहा था, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं होने की वजह से हमें नुकसान भी हुआ और जो हम अचीव कर सकते थे वो अचीव नहीं कर पाए। ये राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी। उसको काटने के लिए इन्होंने एयर चीफ से प्रेजेंटेशन जो बेंगलोर में 9 अगस्त को दी, उसके अंदर उन्होंने बार बार यही कहा पॉलिटिकल विल तो पूरी थी, हमारे को कोई सरकार की तरफ से हमेशा पूरा सहयोग मिला। लेकिन उन्होंने एक बात जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कही कि हमारा इस दौरान हमारे जो हमारे फैसले थे वो डीजीएमओ या डीजी एयर ऑप्स ले रहे थे, लेकिन और बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो कि हमसे बहुत ऊपर जाकर वो फैसले हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि फैसले तो प्रधानमंत्री और जो सरकार ले रही थी, एयर चीफ नहीं ले रहा था, आर्मी चीफ नहीं फैसले ले रहे थे, तो वो ना तो कोई वॉर को स्टार्ट कर सकते थे ना किसी वॉर को एंड कर सकते थे। उन्होंने डीजीएमओ को कहा कि डीजीएमओ जो है इंटरफेरेंस की डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया तो हमारे डीजीएमओ ने मान लिया और हमने रोक दिया। ऐसा नहीं है। एयर चीफ के बयान से बड़ा क्लियर होता है कि फैसले पॉलिटिकल बॉसेस लेते थे और किसी भी लड़ाई को शुरू करना और अंत करना ये पॉलिटिकल फैसला है, ये सेना का फैसला नहीं है। तो इसलिए जो सेना का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, और मोदी जी ने अपने पीआरशिप के लिए आर्मी चीफ से भी स्टेटमेंट आई है कि पॉलिटिकल विल पूरी थी, एयर चीफ से भी आई है पॉलिटिकल विल पूरी थी। और क्योंकि राहुल गांधी जी ने वहाँ पर मुद्दा उठाया था इस डिबेट के दौरान कि पॉलिटिकल विल ठीक नहीं थी, पूरी नहीं थी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो गलत चीज़ हुई है वो ये है कि इस ऑप सिंदूर के दौरान 10 हमारे सैनिक शहीद हुए और राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि हमारे किसी जवान की, सैनिक की क्षति नहीं हुई है और 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं। पहली बार आज तक हमने देखा, पहली बार ऐसा हुआ है। हम अपने शहीदों को हमेशा नमन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनकी महिमा मंडन करते हैं, उनको दुनिया भर सलामी देते हैं, दुनिया भर के उनके लिए परिवारों को सहायता देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट में आपने कहा कि हमारे अपने खुद के 10 जवान जो शहीद हुए इस ऑप सिंदूर में, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनकी शहादत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको एक वो दिखाना चाहूँगा कि ये राजस्थान में एक हमारा जवान शहीद हुआ था, मोगा, सार्जेंट मोगा, ये उसके परिवार की है। उसके परिवार ने कहा कि माँ कहती है, मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता, लेकिन माँ कहती है कि अगर मेरे सामने वो आ जाए तो मैं उसकी जुबान काट लूँ, जिसने कहा है। ठीक है कि और वीरांगना कहती है कि मैंने मेरा पति खोया है और मेरे बच्चों ने पिता। सरकार कुछ दे या ना दे, बस शहादत को सम्मान दे।
और उसके बाद हमने 28 और 29 जुलाई को ये डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर। राजनाथ सिंह जी ने मना किया, हमारी कोई शहादत नहीं हुई है। और उसके बाद हमने बिहार के 2 जवान शहीद हुए थे, हमने 31 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने उन 2 शहीद परिवारों को बुलाकर उनका मान और सम्मान किया पटना के अंदर, और देश को बताया कि ये 10 जवान थे जिनमें से 2 हमारे ये जवान ये बिहार के थे। और इन 10 के 10 जवानों के घर में राहुल गांधी जी की तरफ से शोक जो संदेश जो है वो साइंड, राहुल गांधी जी का पर्सनली साइंड शोक संदेश हमने सभी परिवारों के घर तक पहुंचाया है। ये कांग्रेस पार्टी है जो अपने शहीदों को नमन करती है, एक्सेप्ट करती है। कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा, सेना ने स्वीकारा, लेकिन बीजेपी ने, राजनाथ सिंह जी ने अपने शहीदों को नकारा, ये काम किया है। और जब प्रेशर ज़्यादा आया तो कल या परसों एयर चीफ जो है वो सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, यही जो मैं आपको बता रहा था जी, किसी के घर पहुंचे हैं, कल पहुंचे हैं और कल या परसों पहुंचे हैं, और उसके बाद उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ये राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के प्रेशर की वजह से आज राजनाथ सिंह जी से पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आपने पार्लियामेंट में झूठ क्यों बोला, आपने 10 जवानों की शहादत को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और उनको सम्मान देने की बजाय, परिवारों को सम्मान देने की बजाय आपने ये क्यों कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। आपके माध्यम से हम ये भी दिखा देंगे कि ये जो 10 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट भी हमारे पास है, और वो अगर आप लेना चाहें तो आपको हम आपको दे देंगे कि आप ये पहली बार ऐसा हो रहा है। गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो हर बड़ा बुजुर्ग युवा सब लोग सकते में हैं कि भाई लड़ाई भी हुई, हम जीत भी रहे थे, फिर हमारे पास तीसरे आदमी ने आके ट्रंप ने आके हमारा सीज फायर करा दिया है, जीतते हुए सेनाओं के पांव को पीछे खींच लिया, तो भाई हमें क्या मिला। ये दिनेश कुमार शर्मा है सर, पलवल जिले के शहीद हुए। तो जिस समय शहीद हुई इनकी पत्नी गर्भवती थी जिस समय ये आपको ये जानकारी है तो राजनाथ सिंह जी को जानकारी होनी चाहिए थी। अब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो आदमी झूठ बोल सकते हैं तो वो देश में किसी के साथ भी झूठ बोल सकते हैं। जो देश की सेनाओं से झूठ बोल सकते हैं, उनकी शहादतों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको इस सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 146 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। और ये जो 10 नाम है मैं पढ़ देती हूँ। दिनेश कुमार शर्मा है हरियाणा के पलवल के, कमल कंबोज है हिसार के ही है ये, मुरली नायक हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के, पवन कुमार हैं ये है हिमाचल प्रदेश के, सुरेंद्र कुमार मोंगा हैं ये राजस्थान के जिनका हम अभी जिक्र ही कर रहे थे, हाँ, मोहम्मद इम्तियाज ये हैं बिहार के, सचिन यादव राव ये है महाराष्ट्र के, और दीपक हैं मणिपुर के, और राम बाबू सिंह हैं बिहार के, सुनील कुमार हैं ये हैं जम्मू और कश्मीर के। ये 10 जवान जो शहीद हुए हैं, हम इनको और इनके परिवारों को नमन करते हैं। और इनमें से 2 राम बाबू कुमार सिंह और इम्तियाज अली, उनको हमने बिहार के अंदर उनके परिवार को भी सम्मानित किया। उनके परिवार के पास राहुल गांधी जी का शोक संदेश जो है, लिखित शोक संदेश उनके तक पहुंचाया। इन सभी परिवारों के पास हमने ये शोक संदेश पहुंचाया। ये मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि देश की सेना, देश के सैनिक और देश के शहीद ये पूरे देश की धरोहर हैं। ये किसी पार्टी की बपौती नहीं है कि आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कभी सेना को आगे कर देते हो, या सैनिकों की अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया, हमारा कुछ भी क्षति नहीं हुई है।
आप अपने सैनिकों की शहादत को एक्सेप्ट कीजिए, इनके स्वीकार दिनेश कीजिए। कुमार जो पलवल के हैं सर, हरियाणा के, याद है कि जो उस समय हम तक जो तस्वीरें आई थी, उनकी पत्नी गर्भवती बिलख बिलख कर रो रही थी, बिल्कुल सही उनकी कहा। बहन बिलख बिलख कर रो रही बिल्कुल, थी, बिल्कुल वो सही दृश्य कहा। हम देख नहीं पा रहे थे। मैं आपको राम बाबू कुमार सिंह की, जो हमें बिहार में मिली थी, राम बाबू कुमार सिंह की जो बेटी, जो राम बाबू कुमार सिंह की जो वाइफ है, वो भी 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, और उनको सम्मान देने की बजाय उनका तिरस्कार करने का काम मोदी सरकार ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, जिसके लिए देश उनको कतई माफ़ नहीं करेगा। सर बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने बातचीत की और बहुत गंभीर विषयों पर हमने बातचीत की है। हालांकि हमारी जो अगली चर्चा होगी उसमें और भी सवाल होंगे, बहुत विस्तार से और बहुत हम तफसील से आपसे और भी सवाल पूछेंगे, बहुत कुछ आपसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए। Thank you. आप Thank you. तमाम लोगों ने भी ये बातचीत सुनी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके भी कोई सवाल हों तो वो भी आप मुझे प्लीज़ लिख के भेजिएगा, क्योंकि आगे जो मैं चर्चा करूँगी उसमें मेरे सवाल तो होंगे ही, मैं आपके सवाल भी उसमें शामिल करूँगी। बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।